रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विशेष रेलगाड़ियों के लिए सहयोग करने की अपील की। कहा, रेल मंत्रालय अब तक 3000 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों का कर चुका है सफलतापूर्वक संचालन। 1 जून से शुरू होने वाली 100 जोड़ी रेलगाड़ियों के लिए बुकिंग जारी। लॉकडाउन के दौरान रद्द की गई घरेलू विमान सेवाएं आज से हुई शुरू। नई दिल्ली एयरपोर्ट से पुणे के लिए पहली उड़ान। लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई सहित कई अन्य जगहों से उड़ानों का संचालन हुआ शुरू। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से होगी कुछ उड़ानों की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को 6 जून तक एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठाने की दी मंजूरी। 6 जून के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का करना होगा पालन जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की एक सीट छोड़नी होगी खाली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु, सड़क और बंदरगाहों पर अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए जारी किया दिशा निर्देश। 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य। 7 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन के साथ 7 दिन घर में रहना होगा क्वारंटाइन। घरेलू यात्रा के लिए भी दिशा निर्देश जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी कामयाबी। 2 आतंकियों को किया गया ढेर। कुलगांव जिले में मंजगांव में हुई मुठभेड़। 34 राष्ट्रीय राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कुलगांव पुलिस के संयुक्त आतंक विरोधी अभियान के दौरान मिली ये सफलता। देश के पश्चिम और उत्तर के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों में लू चलने की जारी की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर के निधन पर जताया शोक। बलवीर सिंह सीनियर ने 1948, 1952 और 1956 ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। देश भर में कोविड-19 के 57,720 मरीज उपचार के बाद हुए ठीक। 77,103 हुए कुल सक्रिय मामलों की संख्या। 4,021 लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54 लाख के पार पहुंची। कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देश में आज मनाया जा रहा है ईद उल फित्र का त्योहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को ईद की बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। करीब 2 महीने के अंतराल के बाद आज सुबह से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है। आंध्र प्रदेश में 26 मई और पश्चिम बंगाल में 28 मई से कुछ उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। आज सुबह दिल्ली से पहली फ्लाइट सुबह 4:45 पर रवाना हुई जो 23 यात्रियों को लेकर पुणे पहुंची। कोरोना संक्रमण के सुरक्षा के चलते कई महत्वपूर्ण तरीके के यात्रा के दौरान बदलाव किए गए हैं। देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य की जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। सभी एयरपोर्ट पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से भी घरेलू उड़ानों की आज से शुरुआत हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते यात्रा बदली हुई परिस्थितियों में हो रही है। यात्रियों के बीच दूरी बनाए रखने और स्वास्थ्य जांच के लिए प्रबंध किए गए हैं। वहीं दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए भी आज से उड़ान की शुरुआत हुई। इसके पहले भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन कर सुरक्षा जांचों को परखा गया। इस अभ्यास का उद्देश्य घरेलू उड़ानों के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करवाना है। यात्रियों की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के विभिन्न स्थान, ट्रॉली ट्रे, एक्सरे मशीन और काउंटर को सैनिटाइज किया गया। वहीं चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उड़ानों की आज से शुरुआत हुई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर इस तरह व्यवस्थाएं की गई हैं कि यात्रियों को कम से कम स्थानों को हाथ से छूना पड़े। इस टच फ्री जर्नी के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
तो लगभग 1/3 क्षमता के साथ से आज से घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है। किस प्रकार का अनुभव रहा है तमाम यात्रियों का, इस पर हमारे सहयोगी लगातार सुबह से नजर बनाए हुए। हम गुवाहाटी का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी मृदु स्मिता इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मृदु स्मिता, किस तरीके से आप देख रही हैं जिन यात्रियों ने आज उड़ान भरी है, उनका अनुभव किस प्रकार से रहा और खासतौर से इंतजाम किस तरीके हैं, उसको लेकर के अपडेट आपके पास में? जी अरेंज, जो कि आज सुबह से ही काफ़ी फ़्लाइट्स यहाँ पे पहुँची है। अराइवल अभी तक जो ऑन एंड ऑफ जो एयर बाउंड हुआ है वो अभी तक 8 फ्लाइट फ़िलहाल दिल्ली से, फिर इम्फाल से, फिर बेंगलोर से भी यहाँ पे पहुँची हुई है। और पैसेंजर्स अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपने आप को स्क्रीनिंग के लिए फिर अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोग जाएंगे, फिर वहाँ आइडेंटिफिकेशन करके वहाँ पे एएसटीसी बसेस प्रोवाइड किए गए हैं जो सरकार की तरफ से हैं, और उनको वहाँ पे जाके क्वारंटीन रहना पड़ेगा जो कि अनिवार्य है 7 दिन के लिए। और उसके बाद फिर अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आया तो उनको होम क्वारंटाइन के लिए फिर भेजा जाएगा। सुबह जब मैं यहाँ पे पहुँची तो काफ़ी लोगों में खुशी प्रकट की। जितने भी पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी 2 महीने के ज़्यादा वो लोग बाहर अलग अलग जगहों में स्ट्रैंडेड थे, और जो कि आज से ही फ़्लाइट्स जो डोमेस्टिक फ़्लाइट से शुरू हुई है, और उनको जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है, सैनिटाइजेशन हो, फिर उनका स्क्रीनिंग हो, अच्छी तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने करके उनको यहाँ पे पहुँचाया है, और वो अपने अपने जगह घर में पहुँच के काफ़ी खुश है। इनफैक्ट स्टेट असम गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारी एसओपी भी जारी की थी कल, जो कोविड-19 के ऊपर है। और क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है उनको ये बहुत प्रिकॉशनरी मेजर्स भी उनको मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी लोगों के लिए ये एक सुविधा जो दी है सरकार ने, इसके लिए लोगों में काफ़ी खुशी है। इनफैक्ट यहाँ पे असम में गुवाहाटी में स्पेशली क्वारंटाइन जो फैसिलिटी है वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे उनको दी गई है, और जो बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बसों के दौरान उनको पहुँचाया जाएगा। और उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो सेल्फ क्वारंटीन या जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वो सरकार की तरफ से जो फैसिलिटेट करेंगे वो भी वो लोग प्रोवाइड दे सकते हैं इसकी सुविधा। और अगर वो अपने तरफ से भी पे करके करना चाहते हैं तो उनके पास ये भी एक सुविधा है जो वो लोग कर सकते हैं। जी हरेंद्र, बिल्कुल, एक आप बता रही हैं फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं रखी गई है। मृदु, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। हमारी सहयोगी नंदिता डागर भी हमारे साथ में नई दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करते हैं। नंदिता, दिल्ली के यात्रियों के लिहाज से जिन्होंने आज यात्रा की है, कैसा अनुभव रहा? खासतौर से एयरपोर्ट पे भी बहुत सी तैयारियां की गई हैं, जो ग्राउंड स्टाफ है, जो सुरक्षा कर्मी है, उन सब लोगों को भी ट्रेन किया गया है कि इस बदली हुई व्यवस्था में कैसे खुद को भी संक्रमण से बचाना, उसको लेकर थोड़ा सा अपडेट दीजिए आप। जी शुक्रिया आर्येंद्र। इस वक्त हम दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर मौजूद हैं, और इस वक्त जो कि आज पहला दिन है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स और डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने का, तो ये टर्मिनल 3 ही इस वक्त ऑपरेशन में है, टर्मिनल 2 ऑपरेशन में नहीं है। और यहाँ पर जितना भी स्टाफ है, हालांकि स्केलेटन स्टाफ की मदद से ये सारा काम किया जा रहा है, तो स्टाफ को सेंसिटाइज, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, सेंसिटाइज किया गया है, और जगह जगह पर आपको ये सैनिटाइजर्स और सैनिटाइजर स्प्रेज के कियोस्क मिल जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आज सवेरे 5:45 पर पहली उड़ान उड़ी थी, तो कुछ चेंजेस किए गए हैं आर्येंद्र, जैसे कि सारे के सारे कैबिन क्रू और एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ दोनों को ही प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि ग्लव्स, गाउन्स और फेस शील्ड्स लगाना मैंडेटरी है। इसके अलावा कई चेंजेस ऐसे हैं कि आप काउंटर पे चेक इन नहीं करेंगे, आपको वेब चेक इन करना मैंडेटरी हो गया है। उसके अलावा आर्येंद्र, यहाँ पे आप अपनी फ्लाइट में बाहर से खाना नहीं ले जा सकते, ना ही फ्लाइट में कोई खाना बेचा जाएगा, ना ही उसकी कोई और चीज़ की बिक्री होगी। उसके अलावा 60 मिनट पहले आपको बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, और बोर्डिंग जत्थों में होगी। एयरलाइंस भी अपनी पूरी कैपेसिटी पर नहीं है, जैसे कि स्टाफ को बोला गया है कि बोर्डिंग जत्थों में की जाए और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। इसके लिए यहाँ पे इंदिरा गांधी
हवाई अड्डे पे आप देखेंगे इवन जो खाने के भी काउंटर है दुकानों के, जो छोटी मोटी स्टॉल्स हैं यहाँ पे, वैसे तो मोस्टली बंद है, लेकिन अगर एक दो स्नैक्स के काउंटर्स है उसमें भी जी। ये लिखा हुआ है कोविड सेफ जोन, क्योंकि जिस आप लोग यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। और आर्यन ये भी कि ये डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन और एविएशन मिनिस्ट्री का ये नोटिफिकेशन है कि जरूरी नहीं है कि आप जहां से चेक इन कर रहे हैं, जी। आपको जहां आपका डेस्टिनेशन है वहां भी चेक करना पड़ेगा जी, कि आपको नैनीताल। क्वारंटाइन कितने दिनों का है। कि गुवाहाटी या आसाम में जैसे कि 14 दिन का है, 7 दिन का होम क्वारंटाइन, 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल। गोवा में जैसे एक कोविड सर्टिफिकेट चाहिए आपको, सेल्फ कोविड फ्री सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस तरह से हर एक स्टेट की अलग अलग रूल्स भी हैं। बिल्कुल अनिता, आप रहिए हमारे साथ में। हम रुख करते हैं कोलकाता का। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोमिता भी जुड़ गई हैं। मोमिता, अगर कोलकाता पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 28 मई से वहां पे शुरुआत एक तरीके से होनी है। किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का अपडेट आपके पास इस वक्त? जी हाँ, जो एयरपोर्ट की सर्विस शुरू होने का बात था, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोगों को और 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज शुरू होने वाला था वो तूफान के चक्कर में वो जो डिवास्टेशन कंडीशन किया था उसके चक्कर में 2 दिन ये लेट हो गया, लाइक पोस्टपोन हो गया। जो 28 तारीख को, 28 मई को यहाँ से जो हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आप बताइए, अपनी बात रखिए मोमिता। हेलो जी मोमिता, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए आप। हेलो जी मोमिता, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। हेलो। संभवतः मोमिता से हमारा संपर्क कट गया, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम अपने जो 2 अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी उनके से मृदुस्मिता हमारे साथ में गुवाहाटी से जुड़ी हुई थी, उनका रुख करते हैं। मृदुस्मिता, अगर हम बात करें किस तरीके की व्यवस्थाएं, खासतौर से जो ग्राउंड स्टाफ है वहां पर उसको ट्रेन करने के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा क्रू मेंबर्स को भी पीपीई किट पहनने की अनिवार्यता की गई, साथ ही साथ जो तमाम ग्राउंड स्टाफ है उनकी भी एक अलग तरीके से ट्रेनिंग की गई, उनका एक एसओपी बनाया गया। उसको लेकर किस प्रकार का अपडेट आपके पास में है कि आखिर वो लोग संक्रमण का शिकार ना होने पाए, जो भी कोई एयरपोर्ट पे जो कर्मचारी हैं, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? जी डेफिनेटली समय समय पर यहाँ पे जो जितने रेलिंग्स है यहाँ पे सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे हाउसकीपिंग स्टाफ है उनको भी ग्लव्स मास्क अनिवार्य किया गया है, वो लोग ये डेफिनेटली पहने। और जितने भी है वो लोग फेस शील्ड भी यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट जितने भी सुरक्षा मेडिकल स्टाफ है वो जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो पीपीई किट यूज़ कर रहे हैं। प्लस उनका जो जितना हो सके टच ना हो पैसेंजर्स के साथ, वैसे वो अपना स्वैब टेस्टिंग हो या जो भी यहाँ पे स्क्रीनिंग के दौरान वो लोग जितना संक्रमण ना हो, जितना टच ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। और जो इनसाइड में जितने पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास हो या जितने भी सारे टैग जो हैंडबैग में लगाते हैं, ये सब हो सके उनको बोला गया, पहले से एसओपी जारी की थी कि वो अपने आप ऑनलाइन डाउनलोड करके ही वो लेके आए, ताकि जो ग्राउंड स्टाफ है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टच कांटेक्ट ना हो। ये सब काफ़ी तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ली है। और इनफैक्ट ग्राउंड स्टाफ को भी पहले से ही अच्छे से उनको ट्रेनिंग दी गई है कि इस परिस्थिति में उनको कैसे हैंडल किया जाए पैसेंजर्स। बिल्कुल, कम से कम वो तैयारियां भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखती है। मृदु, मैं आपके पास लौटूंगा, हम एक बार फिर से रुक करते हैं। कोलकाता का हमारे सहयोगी मोमिता हमारे साथ में जुड़ गई। मोमिता, आप जिक्र कर रही थी इस बात का कि 2 दिन डिले हुआ है, पोस्टपोन्ड हुआ है ऑपरेशन जो डोमेस्टिक एयर फ्लाइट्स को था, क्योंकि अम्फन तूफान की वजह से काफी नुकसान हुआ है। क्या कुछ स्थिति इस वक्त है एयरपोर्ट की, अगर हम ऑपरेशन के लिहाज से बात करें वहां पे, और कितना और वक्त लगेगा उसको पूरी तरीके से सुचारू रूप से काम करने को लेकर? हाँ जी हाँ, जो मैं बता रही थी आपको पहले भी कि 2 दिन ये डिले हो गया। जो आज था, जो पश्चिम बंगाल के लोग जो इंतज़ार कर रहे थे 2 महीने से भी ज़्यादा कि यहाँ की एयर सर्विस स्टार्ट करेगी, जो आज से स्टार्ट होना था, लेकिन तूफान के चलते वो 2 दिन डिले हो गया। जो अभी 28 तारीख को यहाँ सिर्फ कोलकाता एयरपोर्ट नहीं, वेस्ट बंगाल के जो एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स या फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, वो सारे एयरपोर्ट्स 28 से स्टार्ट होने वाले हैं। जी हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ क्वारंटाइन सेंटर्स भी बनाया गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर अथॉरिटी से हमारा बात हुआ था तो उन्होंने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट में ही 700 बेड अरेंज किया गया है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, ताकि जो लोग आए सिर्फ कोलकाता से बाहर के स्टेट से, वो वहाँ का टेस्ट किया जाए, फिर वहाँ से वहाँ पे क्वारंटाइन किया जाए। और अगर हम वेस्ट बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी किया गया है वेस्ट बंगाल की तरफ से। होम क्वारंटाइन सर्विस का भी अरेंजमेंट
अरेंजमेंट किया गया है। तो अगर हम पूरी बात करें तो हर तरीके की संभव कोशिश वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कर रही है ताकि लोगों को सेफली क्वारंटाइन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए या फिर जो सोशल नॉर्म्स है वो मेंटेन किया जाए। अगर हम एयरपोर्ट की ही बात करें तो एयरपोर्ट में भी बहुत सारे सुविधा दिया गया है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स बिठाए गए हैं जहां लोग ऑटोमेटिक जाके अपने टिकट्स चेक करा सके, या फिर एक मशीन बिठाया गया है जहां पे बोर्डिंग पास ऑटोमेटिक उन्हें मिलेगा। हर तरीके की कोशिश किया जा रहा है ताकि लोग जो है ह्यूमन टू ह्यूमन टच कम बने। और बात करें तो लगेज और बैगेज की, वहां भी स्प्रेइंग का अरेंजमेंट किया गया है। जब हम गेट के अंदर जाएं तो वहां एक स्प्रे का अरेंजमेंट किया गया है जहां लगेज और जितने भी बैगेज है पैसेंजर की पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए। हर 10 to 10 मिनट के बाद सैनिटाइजेशन प्रोसेस का अरेंजमेंट किया गया है कोलकाता एयरपोर्ट में। अगर हम पूरी बात करें तो जी हाँ, कोलकाता एयरपोर्ट ही नहीं बाकी जितने भी एयरपोर्ट हैं पश्चिम बंगाल के सारे तैयार हैं, लेकिन ये जो तूफान के चलते थोड़ी बहुत जो तकनीकी प्रॉब्लम हुआ था उसके चलते 2 दिन डिले हो गया है और वेस्ट बंगाल के लोगों को और 2 दिन वेट करना पड़ेगा ताकि जब ये एयर सर्विस स्टार्ट हो। अम्फन तूफान की जो दस्तक हुई थी उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं डिले हुआ। आप जिस बात का जिक्र कर रही है, लेकिन वो तैयारियां जोर शोर से पश्चिम बंगाल की सरकार भी कर रही है कि जो लोग फंसे हुए उनको कम से कम घर वापसी का रास्ता सुनिश्चित हो सके हवाई यात्रा के माध्यम से। फिलहाल आप तीनों ही सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मृदुस्मिता गुवाहाटी से आप जुड़ी थी, महींता डागर हमारे साथ में दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी थी, इसके अलावा ममिता हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी थी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने भी आज से उड़ान सेवा शुरू कर दी है। एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के हाथ और जूते को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग होगी। टर्मिनल भवन के गेट पर एयरपोर्ट प्रशासन ने मैग्नीफाइंग ग्लास का केबिन बनवाया है, जिसके पीछे से पुलिसकर्मी यात्रियों के कागजात चेक करेंगे। यात्रियों के बैग को फ्लाइट में पहुंचाने से पहले और उतारने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए अलग से टीम तैनात की गई है। वहीं जम्मू कश्मीर से भी घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। कोविड-19 के मद्देनजर एहतियातन उपाय बरते जा रहे हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि बाहर से जो भी यात्री आएंगे उनकी पूरी जांच की जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के का ये फैसला है कि जो भी इनबाउंड पैसेंजर्स होंगे उन सब की टेस्टिंग होगी। किसी भी हिस्से से आ रहे हो, किसी भी मुल्क के हिस्से से आ रहे हो या बाहर से आ रहे हो एक्सेप्ट जम्मू, उनकी टेस्टिंग होगी यहाँ। उसके बाद वो क्वारंटीन में जाएंगे और जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो क्वारंटीन में रहेंगे। जब उनका रिजल्ट आएगा नेगेटिव होगा तो वो होम क्वारंटीन के लिए जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो वो फिर आइसोलेशन में जाएंगे। करीबन 2 महीने के बाद आज एयर सर्विस फिर से शुरू हुई है। जो अपने लोग यहाँ के बाहर फंसे थे, अपने ही मुल्क में डिफरेंट रियासतों में फंसे थे, वो आज घर आ रहे हैं। ईद के दूसरे दिन हमें बहुत खुशी मिली ईद की हम घर आ सके। शुक्रगुजार हैं सबके कि इन्होंने ये चालू करी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक तो फ्लाइट चल गई, फ्लाइट से क्या है बहुत ही आसान हो गया। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई वाज स्टक देयर फॉर मोर देन 2 months एंड सो अभी बहुत बढ़िया लग रहा है घर आके यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को 6 जून तक एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बिठाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद एयर इंडिया बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रभावी अंतरिम आदेश पारित करने के अनुरोध के साथ मामले को वापस बॉम्बे हाई कोर्ट भेज दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एयर इंडिया को निर्देश दिया था कि गैर निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मध्य पंक्ति की सीटें बुक नहीं की जा सकती हैं। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सारथी इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। विकास, क्या आधार रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक अंतरिम आदेश एक तरीके से दिया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा टिप्पणी में कि जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है तो वो हवाई जहाज में उसका पालन क्यों ना किया जाए। आप सभी सीटों को भर देंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह से कोई ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर नहीं किया है और इसको जैसे कहते हैं ना कि रेमिट बैक कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट को कि वो फिर से विचार करे अपने आदेश पर और जल्द से जल्द विचार करे। लेकिन जो परिस्थिति है, जिस तरह से लोग टिकट बुक करा चुके हैं और जो फंसे हुए हैं, ये बात यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने रखा सरकार की तरफ से कि लोगों ने टिकटें खरीद ली हैं और वो काफी दिनों से वहां फंसे हैं। ऐसे में कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दे
तो कोर्ट ने कहा कि उसको मामले को रिमांड बैक करता है बॉम्बे हाई कोर्ट को, और इस बीच अगले 10 दिन तक जो सभी सीटें बुक हो चुकी हैं उन पर यात्री आ सकेंगे, उस पर एयर इंडिया लोगों को ला सकेगा। लेकिन अगर 10 दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट जो भी आदेश देता है, कोई अंतिम आदेश देता है, तो उसके हिसाब से एयर इंडिया को आगे ऑपरेट करना पड़ेगा। यानी अगर बॉम्बे हाई कोर्ट फिर बना रहता है इस अपने रवैये पर कि एक सीट खाली होनी चाहिए, तो वो 10 दिन के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल एयर इंडिया के लिए और यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि जो टिकट ले चुके हैं इन फ्लाइट्स के, वो आ सकेंगे अगले 10 दिनों तक, सभी सीट्स की ऑक्यूपेंसी रहेगी। विकास, क्या कुछ अतिरिक्त प्रावधान सुरक्षा के लिहाज से अपनाने को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग से निश्चित तौर से समझौता होगा अगर बीच की सीट खाली नहीं होगी तो? देखिए, वो डीजीसीए और एयर इंडिया और सरकार पहले ही ये सारा जो सेफ गार्ड्स हैं उनके बारे में बता चुकी है कि किस तरह से सबको अपनी रिपोर्ट्स रेडी रखनी चाहिए, कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट्स होनी चाहिए, सिम्टम होगा तो उनको नहीं ले जाया जाएगा। ये सारी जो सेफ गार्ड्स हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं। केवल और केवल विवाद की बात ये थी कि ये एक जनहित याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की गई थी कि आप एक सीट वैकेंट रखें दो यात्रियों के बीच में, तो वो ही एक मसला था। बाकी जो सेफ गार्ड्स हैं वो सरकार पहले से ही साफ कर चुकी है एयर इंडिया को कि एयर इंडिया को किन किन चीजों का पालन करना पड़ेगा। डीजीसीए के डायरेक्शंस हैं वो सब अपनी जगह बरकरार हैं, वो फॉलो होंगे। एक सिर्फ विषय आरेंद्र ये था कि सभी सीटों को ऑक्युपाई किया जाए या एक सीट छोड़ के यात्रियों को बैठाया जाए, लेकिन जो स्थिति है उसको देखते हुए केंद्र ने कहा कि अब इस वक्त कम से कम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगा दे, और जो लोग टिकट्स ले चुके हैं और जिस तरह की परिस्थिति है उसको देखते हुए सभी सीट्स की ऑक्यूपेंसी के लिए इस वक्त अनुमति दी जाए। जी, शुक्रिया विकास इस बातचीत और अपडेट्स के लिए, इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया है। वह 95 वर्ष के थे। 2 सप्ताह से अधिक समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने के बाद सोमवार को चंडीगढ़ के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बलवीर सिंह सीनियर ने 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबर्न ओलंपिक में भारत के स्वर्ण पदक जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। देश के महानतम खिलाड़ियों में से एक बलवीर सीनियर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा चुने गए आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम ओलंपियनों में शामिल थे। भारत ने हेलसिंकी ओलंपिक में हुए कुल 13 गोल किए थे, जिनमें से 9 अकेले बलवीर सिंह ने किए थे। उन्होंने फाइनल में नीदरलैंड्स के खिलाफ 5 गोल किए, जो अब तक ओलंपिक फील्ड हॉकी फाइनल में एक रिकॉर्ड है। वहीं हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी पद्मश्री बलवीर सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर जी को उनके यादगार खेल प्रदर्शनों के लिए याद किया जाएगा। निसंदेह वह एक शानदार हॉकी खिलाड़ी थे। उन्होंने एक महान संरक्षक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके निधन से काफ़ी पीड़ा हुई है। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना। वहीं पद्मश्री से सम्मानित और 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे भारतीय हॉकी के दिग्गज बलवीर सिंह सीनियर के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शोक जताया है। अमित शाह ने कहा है कि पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर जी एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। उनके निधन के बारे में जानकर काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक से विश्व हॉकी में अमिट छाप छोड़ी है। मैं भाग्यशाली था कि मैं 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह जी से मिला हूँ। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। खबर राजस्थान से। राजस्थान में कई जिलों के बाद अब टिड्डी दल ने जयपुर में भी प्रवेश कर लिया है। ये टिड्डी राजधानी के घनी आबादी वाले क्षेत्र 4 दीवारी में घरों के आसपास मंडरा रहा है। सोमवार सुबह सुबह ही टिड्डियों के समूह को देखकर लोग घबरा गए। राज्य के 8 जिलों में यह पहले ही फसलों को नुकसान पहुंचा चुका है। कोरोना कहर के बीच राजस्थान के 8 जिलों में टिड्डियों का हमला चल रहा था कि अब जयपुर में भी इनका प्रवेश हो गया है। आज तक इस तरह राजधानी में टिड्डी दल का प्रवेश नहीं हुआ था। शहरी क्षेत्र में पेड़ों पर डेरा डाले हुए हैं ये टिड्डियां। ये पेड़ों के पत्तों को चट कर रही हैं। आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में रविवार को ही ईद मनाई गई थी। ईद के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विटर पर अपना संदेश साझा किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह त्यौहार प्रेम, शांति और भाईचारे का प्रतीक है। ईद पर हमें समाज के ज़रूरतमंद लोगों का दर्द बांटने और उनके साथ खुशियां साझा करने की प्रेरणा मिलती है।
राष्ट्रपति ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ईद उल फितर पर बधाई। इस विशेष अवसर पर करुणा, भाईचारे और सद्भाव की भावना को आगे बढ़ाएं। सभी स्वस्थ और समृद्ध रहें। वाराणसी में महिलाएं ईद को अनोखे तरीके से मना रही हैं। कोरोना वायरस के खतरे के बीच भी कुछ लोग ईद के दौरान लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। ऐसी ही एक महिला है हुमा बानो, जिन्होंने उन लोगों के लिए ईद की स्पेशल किट तैयार की है जो ज़रूरतमंद हैं और त्यौहार मनाने में असमर्थ हैं। इस किट में सेवैयां, मिठाई, बिस्किट, घी शामिल किया गया है। आज ईद का मतलब मौका है और हमारा देश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ की कुछ लोग ईद की खुशियाँ मना नहीं पा रहे हैं और ऐसे लोगों को हम लोग, असहाय लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं ईद की किट देके। अपनी ईद घर में मनाएं और सबसे बड़ी बात कि हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलाएं, दिलों से खुशियाँ मनाएं। देश इस दौर से गुजर रहा है जिससे सब हर कोई परेशान है, इसलिए अल्लाह से दुआ है कि कोरोना जल्द से जल्द, पूरे मुसलमान की दुआ, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, हार जाए, हम लोग फिर से सही हो जाए। पहले ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और सबसे यही कहती हूँ कि सारे कोरोना और जो भी ये बीमारियाँ हैं सारी दूर हो जाएं और हम मुसलमान सब मिलके अपना हंसी खुशी अपना ईद का त्यौहार मनाएं। ईद जैसा त्यौहार है जो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो फिलहाल इस जो बीमारी की वजह से हमारे ईद नहीं मन पा रहे हैं, तो हम सारे मुसलमान दुआ करते हैं कि रमज़ान के सदके ये कोरोना वजह से हमारी खात्मा हो जाए। इंशाअल्लाह ज़रूर हमारा देश जीतेगा। वहीं लखनऊ में भी ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई जगहों पर विशेष नमाज का आयोजन किया गया। कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा गया। वहीं देश भर में आज ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। अमृतसर में लोग ईद उल फितर का नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंचे। कोरोना वायरस के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा गया। तो दूरदर्शन परिवार की ओर से भी आप सबको ईद की मुबारकबाद, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें, क्योंकि अगर कोरोना से लड़ना है तो खुद को स्वस्थ रखिए, हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। फिलहाल इस संदेश के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।